स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। जस्टिफाई करना पड़ता है। आप कोई भी नई थियरी पुटअप करें तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली, कि आपने जो थियरी दी है वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। तो वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से हाइगन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेरीफाई किया। वही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का वेरिफिकेशन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। कुछ बुक्स में इसे बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स में लिख के दिया है और बहुत ही इजी है, और मैं सबसे इजी तरीका है वो बताने वाला हूँ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप मेथड कोई भी करें, स्टेप्स और आपकी मेथड सही होनी चाहिए, आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर कोई एक मेथड को पकड़ के रहता है टीचर कि नहीं यही मेथड मुझे चाहिए लिखी हुई, जैसे कि कुछ स्टेट बोर्ड्स में ऐसा होता है कि स्टेट बोर्ड्स वाले ये चाहते हैं कि नहीं जो हमारी बुक में लिखा है वही मेथड सही है, वही मेथड को आपको करना है, वहाँ पर बच्चों को थोड़ा तकलीफ जाती है। वरना सीबीएसई में आप कोई भी मेथड कीजिए, फिजिक्स के लैंग्वेज से मैथमेटिकली वो करेक्ट होनी चाहिए और उसका प्रूफ करेक्ट होता है तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब जो डेरिवेशन में आगे पीछे का जो लिखने का पार्ट रहता है वो मैं नहीं लिखा हूँ बोर्ड पे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे लिखा जाता है। देखिए, ज़्यादातर डेरिवेशन में बच्चे क्या करते हैं, मगिंग अप करते हैं। ठीक है, मगअप नहीं करना है आपको। डेरिवेशन जब स्टार्ट होता है, जब मैथमेटिकल स्टेप स्टार्ट होते हैं तो आगे में कुछ लाइंस लिखी रहती हैं, बहुत सारी लाइंस, और उन्हें मगअप करने में ज़्यादा टाइम चला जाता है बच्चों का। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखो, मैं एक बड़ा ही सिंपल सिस्टम आपको बताता हूँ इस एक डेरिवेशन से। ये एक मेथड आप अपने 12th स्टैंडर्ड के सारे डेरिवेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो देख रहे हो, जो डायग्राम में आपने बनाया है वही लिखना है, कोई टेंशन मत लो। सपोज आपने रिफ्लेक्टिंग, अब रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो लेंगे ही, तो लिख दीजिए लेट अस टेक एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY, पहली लाइन हो गई। फिर लेट अस कंसीडर 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पॉइंट P, Q and R respectively on the reflecting surface। इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, अब मानी सी बात है, हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, ये 7th में भी पढ़ चुके हैं कि जब रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है तो बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है। तो इस रे को हम नॉर्मल ड्रॉ करके क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीटली एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज मैंने नहीं किया है। आप लोग हो सके तो प्रोटेक्टर का यूज कीजिएगा ताकि गलत ना हो, पर मैं अभी ऐसे बना रहा हूं। 2 3 हम ये भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में कि अगर रेज पैरेलल आती है एक दूसरे को और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो रेज हैं वो पैरेलल जाती हैं। तो ये भी रेज मैंने पैरेलल निकाली है, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। करेक्ट, एरो दिखा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब ये करने के बाद हाइगन का काम चालू होता है। क्या काम होता है चालू? हाइगन ने जो हमें वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है देखो, रफली फर्स्ट रे जो है, फर्स्ट रे उससे परपेंडिकुलर इस रे तक आपको लाइन खींचनी है। तो ये जो P डैश बना वो आपकी वेव फ्रंट है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसने T टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उतना ही T टाइम में इस पार्टिकल ने का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा,
तो ही इस पार्टिकल पी डैश और इस पार्टिकल पी के फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, इसीलिए वेलोसिटी स्पीड की सेम रहती है। तो मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं O1 O2। सो O1P का जो डिस्टेंस होना चाहिए वही O2P का डिस्टेंस होना चाहिए, वही V इंटू टी होगा, वही V इंटू टी होगा। क्यों? क्योंकि V इंटू टी में मान लीजिए कि यहां से यहां में 4 कंप्लीट वेव आ गई, 4 कंप्लीट वेव, यहां से यहां में भी 4 कंप्लीट वेव होगी, तो ही इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का फेज और फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, तो ही इससे वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, उसी तरह से जब ये पार्टिकल P डैश R तक पहुंचेगा तो ये पार्टिकल P का डिस्टर्बेंस तो यहां तक पहुंच गया रहेगा। सेम उसी तरह से, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां में मान लीजिए कि और 4 वेव्स बन रहे हैं, तो यहां से यहां में भी और 4 वेव बनने चाहिए, क्योंकि स्पीड सेम है तो फेज और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सो इसीलिए यहां से इस तरह से एक डॉटेड लाइन यहां पे R डैश तक बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट आ रही है, पैरेलल वेव फ्रंट, ये ऐसे करते हैं एनिमेटेड। सोचिए इसको, इस तरह से जो वेव फ्रंट आ रही है वो इस तरह से कन्वर्ट होकर यहाँ पर आता है और फिर वो इस तरह से प्लेन होकर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इस वेव फ्रंट के हेल्प से आपको प्रूव करना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये वेव फ्रंट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है जहां पे बच्चों को समझ में नहीं आता एंगल किस तरह से है और उसको प्रूव कैसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए या इजी करने के लिए ये जो डायग्राम है उसको मैं जूम आउट कर देता हूं। ये जो रीजन है इसको मैं जूम आउट करता हूं, ये जो रीजन है इसको मैं जूम आउट करता हूं। कैसे? ये देखिए, इसको मैं जूम आउट करता हूं। ठीक है, अब देखिए OP, ये O है, ये P है, और O2P, O2R। अब यहां से जो वेव बनी है इस तरह से वेव फ्रंट बना है डन, सॉरी, इस तरह से, राइट। और जूम कर देता हूं आपके लिए। आई थिंक अब आपको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है। अब ये कुछ इस तरह से, ये जो मैंने इमेज बनाई है ये, अब ये O1Q को स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल है इस तरह से। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा कि नहीं, मानी सी बात है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस तरफ से यहाँ 90 डिग्री जाता हो, ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री में टच करता हो, उस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है, और ये जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, वेव फ्रंट। सो यहाँ पे ये 90 है तो ये भी पूरा 90 हो गया होगा ना। तो ये 90, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और वेव फ्रंट के बीच का एंगल वो कितना हो गया, 90 माइनस आई। अब देखिए नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 सॉरी आई होगा ना। देखिए 90 माइनस आई प्लस आई माइनस आई कट, तो ये 90 हो गया। ठीक है, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो आई होगा। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये आई कहाँ से है, क्यों है, पूछते हैं क्यों। ठीक है, उसका रीजन ये है। अब सेम उसी तरह से ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर दूं,
ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, ये आर इस तरह से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आर है, और यहाँ से जो रे इस तरह से आई है और यहाँ पे जो वेव फ्रंट ऐसे बना हुआ है ये वाला, वो आर डैश, दिस इज आर डैश। तो ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस आर हो जाएगा, और इसकी वजह से ये जो एंगल है वो आर हो जाएगा। तो वेव फ्रंट से लेकर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का जो एंगल है वो आर हो जाएगा। समझ में आया? आई एंगल और आर एंगल किस तरह से आए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में नहीं आया तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको अब हम इसको आगे बढ़ते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। अब मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए रिलेशन हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल जिसमें आई आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल पी डैश पी आर, अगर आप ध्यान से देखो पी डैश पी आर, ये वाला ट्रायंगल पी डैश पी आर, ठीक है। उस ट्रायंगल में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका वेव फ्रंट है। सो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आई, ये 90 है तो ये पी डैश आर हो जाएगा, पी डैश आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन का हमने वैल्यू लिख ली। साइन ही क्यों, कॉस क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, आर डैश आर पी, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, देख लेते हैं। आर डैश आर पी, जिसमें आर डैश आर वेव फ्रंट है, सो ये 90 डिग्री हुआ, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो इसका भी हम साइन लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू, ठीक है, साइन आर इज इक्वल टू, आर है, आर ये है तो इसके सामने की साइड आर डैश पी अपॉन पी आर। प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से। अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। किन दोनों का? आर डैश साइन आई और साइन आर का। थोड़ी सी अलग मेथड है, आपकी बुक में ऐसी मेथड दी नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए करने, जब आप रिफ्रैक्शन सीखेंगे ना तब आपको ये मेथड, मेरी वाली जो मेथड है वो ज़्यादा इजी लगेगी, समझ में आएगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे और जूम आउट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम क्या। मैंने साइन आर की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब जैसे मैंने आपको कहा साइन आई और साइन आर की वैल्यू ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। पी डैश आर अपॉन पी आर अपॉन आर डैश पी अपॉन पी आर। डन? कोई इसमें यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। पी आर और पी आर कैंसल, पी डैश आर अपॉन आर डैश पी, वी इंटू टी वन पी इंटू टी टू, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों ऐसा लिख सकते हैं हम? वी इंटू टी वन क्यों लिख पा रहे हैं हम? क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होगा, इसीलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए मैंने v इंटू टी वन लिखा, v इंटू टी टू लिखा। अब T1 और T2 क्या है?
P1 से P' से R तक का जर्नी, P' से R तक की जर्नी, और T2 क्या है, P से R' तक की जर्नी। पर वो तो दोनों सेम टाइम लगना चाहिए ना, तो ही वेव फ्रंट बनेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही ये देखा कि यहां से P' से R आने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम P पार्टिकल को R' मोड़ने में, तभी तो ये वेव फ्रंट बनेगी, वरना वो वेव फ्रंट ही नहीं बनेगी। ये सुनो, सो T1 और T2 भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो sin I by sin R इक्वल टू 1, since T1 इक्वल टू T2, राइट। Therefore sin I equal to sin R, therefore angle I is equal to angle R, ठीक है। सो और एंगल I और एंगल R इक्वल होते हैं तो वो रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करता है, आप लोगों को पता है। सो ये उसका प्रूफ है। अब मेरी ये जो मेथड है, मुझे पता नहीं किसी बुक में है या नहीं, पर यही मेथड से हम रिफ्रैक्शन भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए दो अलग अलग मेथड्स नहीं है, मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये मेथड यूज की, ताकि ऑलमोस्ट आप रिफ्रैक्शन में देखेंगे यहां तक सब कुछ सेम है, बस ये इतना सा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आगे करते हैं रिफ्रैक्शन।